बीजेपी का जो युद्ध घोष था, युद्धनाद था, या अब की बार 140 पार, वहाँ तक बीजेपी पहुँचती हुई कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तादाद हो सकता है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार भाजपा में कई बड़े लोग विद्रोह कर चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार भले बीजेपी की बनेगी, क्योंकि वो जानते हैं तोड़ फोड़ करना, कैसा भी करके सरकार बनाना, लेकिन जो इज्जत चली जाएगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो वापस आना मुश्किल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी फिर गुजरात की जनता, क्योंकि जैसे कि मैंने फेज़ 1 में कहा कि गुजरात के राजनीतिक दलों ने ऐसा कोई चमत्कार ही नहीं दिया जो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के मतदाताओं की उदासीनता दूर करे। लेकिन सेकंड फेज़ में क्या मतदाता कुछ सोच समझ के बाहर आएगा या फिर फेज़ 1 जैसा तय करेगा, ये तो 5 तारीख को ही पता पड़ेगा शाम को कि मत प्रतिशत क्या हुआ। लेकिन एक ओवरऑल विश्लेषण आपके सामने एक पिक्चर बना के लाया हूँ, तो वो पेश करना चाहता हूँ। गुजरात का फेज़ 1 89 सीट्स का कैसा था ये आपने देख लिया। मैंने चुनाव के बाद उसका, मतदान के बाद उसका विश्लेषण किया। लेकिन ये जो सेकंड फेज़ है जो 5 तारीख को होने जा रहा है कल, उसमें 93 सीट्स है, 93 सीट्स है। इसमें पूरा मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात यह पोर्शन आता है। यदि हम उत्तरी गुजरात की तरफ जाएं तो उत्तरी गुजरात में सबसे पहले बनासकांठा आता है, जहां कांग्रेस डोमिनेशन है, कांग्रेस का वर्चस्व है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ उसी एरिया में एक अंजना चौधरी एक कम्युनिटी रहती है और वो बहुत पावरफुल है। उनको आदिवासियों में भी माना जाता है, कुछ दलितों में भी माना जाता है। विपुल चौधरी जो अंजना चौधरी कम्युनिटी के बड़े नेता हैं, उन्हें वर्तमान सरकार ने जेल में डाला हुआ है। वो कोऑपरेटिव डेयरी के बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने वहाँ पे एक अर्बुदा सेना, अर्बुदा उनकी कुलदैवत है, अर्बुदा सेना स्थापित की। वो अर्बुदा सेना बाय एंड लार्ज भाजपा का विरोध कर रही है, जो कुल मिलाकर कांग्रेस के एडवांटेज में जाती है। उसके बाद वहाँ महसाना है। महसाना जिला नितिन पटेल का है। नितिन पटेल को मंत्रिमंडल से निकाला गया, उनको टिकट भी नहीं दिया, यानी खुद ही उन्होंने कहा कि मैं टिकट नहीं लूँगा। क्या करते बेचारे बेइज्जत होके। लेकिन वहाँ पे वो भाजपा को मतदान करवाएंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि शायद उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, बाद में राज्यसभा में ला के या लोकसभा में लाकर अगले मंत्रिमंडल में। उस वजह से वहाँ उदासीनता तो हो सकती है मतदाता में, या मतदान का प्रतिशत तो कम होता है, लेकिन बीजेपी महसाना की सीटें निकाल लेगी, ऐसा लगता है नितिन पटेल की वजह से। उसके बाद साबरकांठा है, जहाँ कांग्रेस के तुषार चौधरी है, वो जो अमर सिंह के बेटे हैं। चौधरी अमर सिंह बहुत बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे और आज भी उनका वही अंजना चौधरियों में बहुत बड़ा जोर है, नाम है। तो वो साबरकांठा में कांग्रेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुझे लगता है वर्चस्व होगा उनका। एक अरवली ये एरिया है, वहाँ पे भी मिक्स दिखेगा। यदि हम फिर वो नॉर्थ गुजरात में आते हैं, सॉरी मध्य गुजरात में आते हैं, तो उत्तरी गुजरात हो गया, मध्य गुजरात जिसको सेंट्रल गुजरात कहते हैं। तो गांधीनगर में यदि हम आए तो गांधीनगर में बीजेपी और कांग्रेस को बराबरी छुटती है, क्योंकि वहाँ शंकर सिंह वाघेला के बेटे भी लड़ रहे हैं और वहाँ ठाकुर कम्युनिटी का बड़ा बोलबाला है और वो पूरा खेल वहाँ हो सकता है। अहमदाबाद सिटी की 16 सीटें थी और अहमदाबाद सिटी जो ब्लाइंड है बीजेपी की, वो अपने हाथ से नहीं जाए, झाड़ू का प्रकोप नहीं हो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 35 किलोमीटर दूर का वहाँ रोड शो किया। ये बात अलग है कि उस रोड शो में इतनी तादाद में लोग नहीं आ पाए जितने तादाद में वो सोच रहे थे आने चाहिए। लेकिन ये भी रिपोर्ट्स है कि बीच में एम्बुलेंस भेजी गई, वो एम्बुलेंस में पेशेंट था नहीं था, क्या नहीं था। बहुत सारे वीडियोस मार्केट में हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, दूसरी तरफ एसपीजी का ब्लू लाइन जो ब्लू बुक होता है वो करता है कि चाहे एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड हो, प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे से कोई गाड़ी आ नहीं सकती। लेकिन वो ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ या करवाया गया पता नहीं। दूसरी ओर एक वीडियो कांग्रेस ने रिलीज़ किया जहां एक एम्बुलेंस मरीज़ लिए
कई मिनटों तक, मतलब आधे घंटे के करीब करीब अटकी रही, उसको कोई रास्ता दे नहीं रहा था। लेकिन जिस एम्बुलेंस को रास्ता दिया वो एम्बुलेंस में कोई था या नहीं था, या एक स्टेज ड्रामा था, इसके कई सवाल हैं। उसके बाद ये भी कहा जाता है क्योंकि वो 16 सीटों की, 16 कॉन्स्टिट्यूंसी की 35 किलोमीटर की लंबा रोड शो था, तो वहाँ लोगों का आना कम निकला। इस वजह से जो पीछे जो लोग थे उनको फिर गाड़ियों से आगे पहुंचा के फिर खड़ा किया गया। ऐसे भी कुछ फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर गांधीनगर पे प्रधानमंत्री जी ने 35 किलोमीटर का लंबा रोड शो, जो अपने जीवन का सबसे बड़ा रोड शो होगा शायद उनके, वो इसलिए किया कि वो किसी भी हालत में सेकंड फेज़ में जगह देना नहीं चाहते। फिर उसके बाद सानंद आता है, जिला आता है, उसके बाद विरमगांव है, फिर उसके बाद खेड़ा, दाहोद, पंचमहल, आनंद, महिसागर। इसमें यदि खेड़ा देखा जाए तो वहाँ कांग्रेस और बीजेपी का दोनों तरफ से जोर है। दाहोद आदिवासी है, वहाँ पे भी 50-50% हम कह सकते हैं। आनंद पूर्ण रूप से कांग्रेसी है। पिछली बार भी सारी सीटें कांग्रेस को आ गई थी, इस बार भी आ सकती है। पिछली बार कांग्रेस की एक सीट एनसीपी को की वजह से गई थी, लेकिन इस बार वो वापस आ सकती है। महिसागर जो पूरा बीजेपी में है। कुल मिलाकर मध्य और उत्तर में आपको बीजेपी की सीटें यदि वहीं भी रही जहां बीजेपी थी, तब भी क्या बीजेपी 100 क्रॉस कर पाएगी क्या? क्योंकि पहले फेज़ में यदि बीजेपी ने गड्ढा खाया, हम ऐसे माने, तो दूसरी फेज़ में भी बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है। दूसरे फेज़ का जो हमने कहा कि सेंट्रल और नॉर्थ, ये दोनों, खासकर नॉर्थ गुजरात, उत्तर गुजरात में देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासियों ने हमेशा बीजेपी को साथ दिया है, सॉरी कांग्रेस को साथ दिया है। लेकिन बीजेपी ने इस बार बहुत प्रयास किया आदिवासियों में घुसने का। उसकी परिणति क्या होती है ये देखना होगा। पहले फेज़ में भी जो आदिवासी क्षेत्र थे वहाँ दबा के वोटिंग हुआ है, यानी वोट परसेंटेज बाकी जिलों से ज़्यादा रहा है। इस बार यदि वो आदिवासी भाई ऐसे ही मतदान करते हैं तो वो किसके फेवर में जाएगा वो देखना है। ये दूसरे फेज़ में एक जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इसका प्रेजेंस बहुत नहीं के बराबर दिखाई देता है। खासकर उत्तरी गुजरात में भी नहीं है, और मध्य गुजरात में भी 1-2 शहर छोड़े तो कुछ भी नहीं है। ये पूरे कैंपेन में गुजरात के एक बात ज़रूर देखी कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत शहरों पे लगा दी थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारा वोट बैंक शहर है। यदि मैं गांव की तरफ जाऊं तो जो शहरों पे आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया, उससे यदि नुकसान हुआ तो भरपाई कहीं से नहीं होगी। कुल मिला के आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को और पूरे बीजेपी के कैंपेन को शहर में ही फोकस्ड रखने के लिए मजबूर किया। पाटीदारों में भी कड़वा पाटीदार है, लेवा पाटीदार है, उनमें संघर्ष है, वो इसलिए वोट उसमें भी टूटते हैं। जैसा मोरबी में जो कड़वे पाटीदार ज़्यादा है, बाकी जगह पे यदि हम सौराष्ट्र सूरत की बात करें तो वहाँ लेवा पाटीदार ज़्यादा है। तो जो हार्दिक पटेल है, जो पाटीदार के पिछले आंदोलन के हीरो थे, वो बीजेपी में वापस चले गए। लेकिन पाटीदार साथियों का कहना है कि जो 14 बच्चे हमारे मारे गए थे बीजेपी के सरकार के फायरिंग में, उसका पाप बीजेपी के सर पे है। उसके साथ हार्दिक कैसा जा सकता है, क्योंकि हार्दिक के ही अगुवाई में वो आंदोलन हुआ था, और वो जो लोग शहीद हुए वो हार्दिक के अपने थे। हार्दिक फिर वहाँ कैसा जा सकता है? हार्दिक की स्थिति अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन वहाँ जो रिपोर्ट आई है विरमगांव से कि योगी आदित्यनाथ का वहाँ जो रोड शो है, और वो नरेंद्र मोदी जी के रोड शो से भी ज़्यादा भीड़ खींच रहा था। क्योंकि यदि मुझे लगता है गुजरात के लोग जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, जो कड़वा हिंदुत्व जानते हैं, वो योगी आदित्यनाथ में नरेंद्र मोदी से भी बड़ी हिंदुत्व के सेनानी की छवि देखते हैं। इसलिए उनके सभा में धुआंधार लोग थे। तो कई विश्लेषकों का ये कहना है कि सेकंड फेज़ में, खासकर मध्य गुजरात में, यदि कुछ पोलराइजेशन होता है या हिंदू मुसलमान होने का प्रयास होता है, तो वो सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाएगा। और इस बार यदि बीजेपी अपनी सरकार बचा पाई तो उसका बहुत सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा, क्योंकि उसके वजह से ही ये छवि बदलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ज़रूर कुछ डेंट करती, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने लक्ष्मी गणेश की बात की तो कहीं ना कहीं एक जो सेक्युलर वोट था जो उनके साथ था, वो कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर सेकंड फेज़ की स्थिति
यदि यथावत रही, वहाँ फिर सेकंड फेज़ में कई जगह बीजेपी बैकफुट पे दिखती है। बीजेपी पिछली बार 99 पे थी, यदि बीजेपी इस बार 95 पे आती है या 93 पे आकर सरकार बनाती है तो भी बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा हादसा होगा। आने वाले समय में क्या ये सरकार उनके हाथ से जाएगी? यदि बीजेपी 80 पे आ जाती है तो फिर बीजेपी का खेल समाप्त होगा। सरकार भले ही बीजेपी की बनेगी, क्योंकि वो जानते हैं तोड़ फोड़ करना, कैसा भी करके सरकार बनाना, लेकिन जो इज्जत चली जाएगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वो वापस आना मुश्किल है। 2024 का नेतृत्व वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन अभी सेकंड फेज़ में बहुत कुछ बाकी है। बीजेपी को जो कवर करना था, बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा आशा थी, वो फर्स्ट फेज़ में थी, जिसका विश्लेषण आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। सेकंड फेज़ में यथावत स्थिति दिखाई देती है। हाँ, एक बात ज़रूर, कई विश्लेषकों का कहना है कि इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तादाद हो सकता है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार भाजपा में कई बड़े लोग विद्रोह कर चुनाव लड़ रहे हैं। वो विद्रोही यदि अपनी सीट निकाल पाते हैं तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा का नंबर विद्रोहियों का होगा। और यदि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आंकड़ा 5-6 का होता है, ऐसे में यदि भाजपा को 4-5 लोग कम भी पड़े तो वही इंडिपेंडेंट पूरा का पूरा फिर बीजेपी में जाकर सरकार बनाने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी का जो युद्ध घोष था, युद्धनाद था, अब की बार 140 पार, वहाँ तक बीजेपी पहुँचती हुई कहीं भी दिखाई नहीं देती है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा कि या अगली बार आऊँगा किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।